यह काम एक तनावपूर्ण कार्य में बदल गया। एक औरत हाई वोल्टेज तार से जुड़ गई और तुरंत चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। वह बिजली से बुरी तरह झटकने लगी, उसका शरीर सफेद धुएं में लिपट गया। कुछ ही समय बाद वह पूरी तरह से बिजली से झुलस गई। यह दृश्य केवल एक शुरुआत थी और इसके बाद उत्तेजक दृश्य लगातार आते रहे। आखिर किस दुश्मनी के चलते वह औरत इतनी निर्दयी हो गई? कहानी इस दिन से शुरू होती है। एक मॉडल कैटी एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के लिए काम कर रही थी। फूलों से भरी सड़क पर कैटी अपनी तय जगह की ओर जा रही थी। वह फोटोग्राफर 3 भाई थे जो मिलकर काम करते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। उन्होंने कुछ तस्वीरें लीं। उसके बाद उन्होंने कैटी से कुछ अलग तरह की तस्वीरें लेने की बात की, जिसमें नग्न तस्वीरों का संकेत था। उन्होंने कहा कि इससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी। कैटी ने काम के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और तब फोटोग्राफर का एक भाई निकी गुस्से में आ गया और उसने कैटी को उसकी असली पहचान छुपाने का आरोप लगाया। कैटी ने निराशा और गुस्से में स्टूडियो छोड़ दिया, सोचते हुए कि अब मामला खत्म हो गया है। लेकिन आगे जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात में जब वह हमेशा की तरह बाहर गई, सपने में अचानक एक तेज आवाज से जाग गई। लाइट जलाने पर देखा कि जॉर्ज चुपके से उसकी तस्वीरें ले रहा था। कैटी डर के मारे कांप रही थी और गुस्से में जॉर्ज को तुरंत वहां से जाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जॉर्ज ने कैटी के गुस्से को अनसुना कर दिया। कैटी डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा पहले ही जोर से बंद किया जा चुका था। उसने निराशा और डर महसूस किया। जॉर्ज ने पीछे से कैटी का गला दबा दिया और उसकी खोपड़ी पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। हर एक प्रहार से कैटी को असहनीय दर्द हो रहा था। नीचे रहने वाले पड़ोसी ने यह शोर सुना। आखिरकार कैटी जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जॉर्ज ने उसके साथ एक भयावह काम किया, जिससे कैटी की आंखों से अपमान के आंसू बह निकले। कुछ मिनटों बाद जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्द ही अपने 2 भाइयों को फोन किया। कुछ ही समय बाद जॉर्ज के भाई वान और निकी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कमरे की अव्यवस्था और दीवार पर लटकी हुई कैटी की लाश को देखकर बहुत ही ठंडे और शांत तरीके से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दस्ताने पहनकर सभी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। कैटी की लाश को उन्होंने पीछे के ट्रंक में डालकर अपार्टमेंट से बाहर ले जाए। वे खुद को एक अंधेरे तहखाने में बंद पाते हैं। कैटी को महसूस होता है कि कोई उस पर कुछ कर रहा है। जैसे ही वह अपना सिर घुमाती है, वह देखती है कि निकी उसकी ओर घूर रही है। कैटी डर से चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अंततः तहखाने में पहुंचता है और निकी को धक्का देकर दूर करता है। कैटी उनसे पानी की भीख मांगती है, लेकिन उसे निकी का अपमान ही मिलता है। यह देख जॉर्ज को गुस्सा आता है और वह निकी से लड़ने लगता है। तभी इवान आता है और दोनों को तहखाने से बाहर कर देता है। बाद में वह कैटी को एक कंबल ओढ़ा देता है। सभी के जाने के बाद कैटी को तहखाने में कुछ अजीब महसूस होता है। सर्दियों की ठंडी हवाओं में कैटी सड़क पर असहाय होकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे थाने ले जाता है। पूछताछ के दौरान कैटी को पता चलता है कि कुछ दिन पहले वह अमेरिका में थी, लेकिन अब वह बुल्गारिया में है। कैटी अपनी कहानी पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस वाला सोचता है कि कैटी मानसिक रूप से परेशान है। उसी समय एक सुनहरे बालों वाली औरत जिसका नाम अन्ना है थाने आती है। अन्ना एक शरणार्थी केंद्र की प्रमुख है, जहां घायल महिलाओं को मदद दी जाती है। अन्ना कैटी से वादा करती है कि वह उसे अमेरिकी दूतावास तक पहुंचाएगी। अन्ना कैटी को एक गोदाम में ले जाती है और कहती है कि वह एक कोट चुन ले। जैसे ही कैटी गोदाम में प्रवेश करती है, उसे चौंकाने वाली बात पता चलती है कि यह वही तहखाना है जहां उसे पहले बंद किया गया था। कैटी को फिर से अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया जाता है। वह दर्द और असहायता में चीखती है। उसे एहसास होता है कि विकृत भाई और अन्ना एक ही गिरोह का हिस्सा हैं। उसी रात एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी आता है जो उन 3 भाइयों का पिता है। उसने कैटी को भागने की सजा के रूप में इलेक्ट्रिक शॉक से प्रताड़ित किया। कैटी कितनी भी मिन्नतें करती, कुछ भी काम नहीं आता। जब वह बिजली के झटके से खून की उल्टियां करने लगती है, तब वह व्यक्ति संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद तीनों भाई उसके साथ बारी बारी से दुर्व्यवहार करते हैं। फिर वे कैटी को गड्ढे में दफनाने की योजना बनाते हैं और उसे जिंदा ही मिट्टी में दफना देते हैं। कैटी ने लंबे समय तक सीवर में इधर उधर हाथ पांव मारे। फिर उसे एक दरवाजा मिला। दरवाजा खोलने पर उसके सामने एक चर्च था। अब कैटी किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। उसने चर्च से कुछ खाना चुराया और वापस सीवर में जाने की योजना बनाई। तभी एक पादरी ने उसे पकड़ लिया। पादरी दयालु था और उसने कैटी को कुछ खाना दिया। पेट भरने के बाद कैटी चर्च से बाहर निकलती है और अमेरिकी दूतावास के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अब घर का रास्ता साफ था। यह दृश्य उसके सामने था, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रही थी। दिल की गहराई में गुस्सा और नफरत थी और वह इसे ठुकरा नहीं सकती थी। कैटी फिर से सीवर में वापस गई, उस स्थान पर जहां उसे जिंदा दफनाया गया था। कैटी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। अगले कुछ दिनों में कैटी ने दुश्मन के घर के पास निगरानी की। पूरी जानकारी मिलने के बाद बदले की कार्रवाई आधिकारिक रूप से शुरू हुई। पहला बदला लेने का लक्ष्य निक्की था, जो उस समय बार में अन्य महिलाओं के साथ मौजमस्ती कर रही थी और यह नहीं जानती थी कि खतरा निकट है। निक्की ने एक ड्रिंक ली। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागी। कैटी ने पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए उसे उल्टियों से भरे टॉयलेट में दबोच लिया। तब कैटी उसे एक सांस लेने देती और फिर से टॉयलेट में धक्का दे देती, जब तक निक्की पूरी तरह बेहोश नहीं हो गई। फिर कैटी ने उसे पानी में डुबोकर मार डाला। दूसरा बदला लेने का लक्ष्य जॉर्ज था। कैटी ने अपना हार चुपचाप जॉर्ज के पेय में डाल दिया। जॉर्ज ने इसे पीने के बाद उसे कैटी की परछाई की तरह कोई दिखा और वह उस परछाई का पीछा करते हुए सीवर तक पहुंचा। वहां कैटी ने जॉर्ज पर हमला कर दिया। बाद में जॉर्ज को बांध दिया गया
और केटी ने अपने चाकू को धीरे धीरे उसकी त्वचा पर चलाया। फिर उसने जॉर्ज की त्वचा पर वसाबी लगाई। जो दर्द उसने सहा था उसका वो दुगना लौटाएगा। केटी ने जॉर्ज को वहीं छोड़ दिया और अगले बदले की ओर बढ़ गया। बदले के 3 लक्ष्य थे। दाढ़ी वाला जो चर्च में ढोंग कर रहा था। पहली नजर में उसने कैटी की परछाई देखी। दाढ़ी वाला कैटी का पीछा करता हुआ उसके पीछे आया और हमला कर दिया। दाढ़ी वाला जागा तो उसने खुद को अपने ही तहखाने में बंधा पाया। केटी ने हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक ली और बदले की बेबी की तरह उसकी तरफ देखा। फिर उसे अपने छोटे साथी की याद आई। कई बार के बाद दाढ़ी वाला पूरा झटकों में आ गया था। कोर्स पसंद आया, क्या करें? You like electricity, don't you? What are you doing? केटी ने चाकू को उसके मुंह में घुसा दिया। ग्रिल के घूमने के साथ दाढ़ी वाले की आंतें मांस के गड्ढे में बदल गईं। फिर बिस्तर के फ्रेम से उसने हाई वोल्टेज तार को जोड़ा। एक पल में चिंगारियां उड़ने लगीं। ग्रिल और हाई वोल्टेज तार के संपर्क से दाढ़ी वाला अंदर बाहर दोनों से तीव्र बिजली के झटकों में आ गया। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद दाढ़ी वाला पूरी तरह से पक गया। दाढ़ी वाले के साथ हिसाब बराबर करने के बाद अगला बदला अन्ना से लेना था। अन्ना घर लौटी तो उसने देखा कि उसका सबसे पसंदीदा एक बात जो दिमाग में आई वो थी कैटी। वो तुरंत तहखाने में यह देखने आई कि कैटी भाग गई है या नहीं। अन्ना को नाले में धकेल दिया गया। उसे एक बॉक्स में डाल दिया गया। केटी ने ढक्कन से अन्ना के सिर पर जोरदार वार किया, अपने गुस्से को निकालते हुए। इवान जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके परिवार के सदस्य बिना किसी वजह के गायब थे। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने कभी केटी को जिंदा दफनाया था और देखा कि वह गड्ढा अब नाले से जुड़ गया है। लेकिन कुछ समझने से पहले केटी ने उसे एक डंडे से बेहोश कर दिया। जब वह होश में आया तो उसे भी बिस्तर पर बांध दिया गया था। केटी ने प्लायर से उसकी छोटी उंगली को बेरहमी से काट दिया। इसी दौरान पुलिस आ गई। बड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति चर्च से निकलकर नाले की ओर गया और वहां गायब हो गया। उसके पिता ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने जांच के बाद वहां पहुंची। केटी मुड़ी तभी इवान ने रस्सी से उसका गला जोर से कस दिया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन इवान पहले से ही नफरत से अंधा हो चुका था। जब ऐसा लगने लगा कि केटी दम घुटने से मर जाएगी तो पुलिस ने मजबूरन इवान को गोली मार दी। पुलिस बहुत पछता रही थी क्योंकि अगर उसने पहले केटी की बात मानी होती तो यह त्रासदी नहीं होती। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया कि केटी का व्यवहार अवैध नहीं था। वह फिर से दूतावास के दरवाजे पर आई, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वह बिना किसी पछतावे के घर जा सकती थी।